चलो ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा देते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। ग्रीन हाउस इफेक्ट को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं हम। ग्रीन हाउस इफेक्ट देखते हैं। चलिए आ जाइए, इधर आइए, बस ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा अभी मेरी तरफ। बात करते हैं, ये अपनी है धरती माता। बहुत जरूरी है, ध्यान से समझना। ये है धरती माता और ये सब नोट्स बनाओगे आपने, ठीक है। ये है अपना सूर्य महाराज, सन, ठीक है। चलिए, सूरज जो है उससे ऊर्जा निकलेगी भाई, सन से रेडिएशन निकली, ये देखो, ठीक है। अच्छा, बीच में भी अपने पास कुछ होता है दोस्तों। बीच में क्या होता है दोस्तों? बीच में हमारे पास होता है एटमॉस्फेयर। यहां पे हमारे पास क्या होता है, इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर, हिंदी में लिखते हैं ना, इसको बोलते हैं वायुमंडल। हमारे पास क्या है दोस्तों बीच में? वायुमंडल। चलो ठीक है, वायुमंडल है। अच्छा, वायुमंडल में होता क्या क्या है बताना जरा मुझे। सर, वायुमंडल में विभिन्न गैसें होती हैं, ठीक है। सर, वायुमंडल में जलवाष्प होते हैं। सर, वायुमंडल में धूल के कण होते हैं, इत्यादि। गैसों में एक स्पेशल कैटेगरी की गैस होती है जिसको बोलते हैं GHG, ग्रीन हाउस गैस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी गैस होती है। एक अलग कैटेगरी गैस है जिसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। अब होता क्या है दोस्तों, सूरज से आ रही है गर्मी, सूरज की रेडिएशन आ रही है। अच्छा, सूरज से आने वाली जो किरणें हैं, ठीक है, इनको हम बांट लेते हैं। कैसे बांटते हैं एक बात बताओ मुझे। सूरज से जो किरणें आ रही हैं इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे सूर्य की विकिरणें, सूर्य की विकिरणें, यही तो बोलेंगे भाई। सूरज से आ रही है, क्या बोलेंगे हम? सूर्य की विकिरणें, ठीक है, डन। अच्छा, ये सूर्य की विकिरणें जो हैं, आप एक बात बताओ कैसी होंगी? हमने किरणों को तीन चीजों से बांटते हैं। पहला उसकी फ्रीक्वेंसी, दूसरा उसका वेवलेंथ और तीसरा उसकी ऊर्जा, है ना। आपको एक फॉर्मूला भी पता होगा, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई एनर्जी। ये पता है किसी को? ये नहीं पता। लैम्डा वेवलेंथ, हिंदी में बोलते हैं तरंग धैर्य। क्या बोलते हैं? तरंग धैर्य। तो सूरज से आने वाली किरणों का तरंग धैर्य कैसा होगा? इनका तरंग धैर्य कैसे होगा? उच्च तरंग धैर्य होगा भाई। उच्च होगा या निम्न होगा? अरे निम्न होगा यार, निम्न होगा। अब ये भी समझ में नहीं आएगा कहीं बच्चों को। तरंग धैर्य का मतलब है प्यारे बच्चों वेवलेंथ। इधर लिख दूं? अच्छा, आपने एक इंटरव्यू देखा है, ठीक है, एक सुलोचना मीना का इंटरव्यू है, मैंने टेलीग्राम पे लिंक शेयर किया था, आज मैं उस पर भी डाल दूंगा, इंस्टाग्राम पे भी डालूंगा। सुलोचना मीना का इस बार की यंगेस्ट IAS ऑफिसर है, ठीक है, अपनी ज्योग्राफी की स्टूडेंट है, ज्योग्राफी अपने से पढ़ी है उन्होंने, नाउ सीजन IAS ऑफिसर, इस बार की यंगेस्ट IAS ऑफिसर है ना। आपको पता है उनकी भी कहानी मेरी जैसी है। मुझे भी 12वीं क्लास के बाद में जाके पता चला था कि कॉन्स्टिट्यूशन को संविधान कहते हैं, संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। उनका भी यही था। हिंदी इंग्लिश डियर इज़ नॉट एन बैरियर, हिंदी इंग्लिश कोई बैरियर नहीं है, ट्रस्ट मी, ठीक है, आप इस बात को समझ जाइए। वेवलेंथ तरंग धैर्य क्या होता है? इसका निम्न है। तरंग धैर्य अगर निम्न होगा प्यारे बच्चों, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसकी बताओ? फ्रीक्वेंसी होगी इसकी हाई, यानी कि आवृत्ति इसकी क्या होगी दोस्तों? उच्च होगी। आवृत्ति उच्च होगी तो इसकी ऊर्जा क्या होगी दोस्तों? एनर्जी क्या होगी? एनर्जी भी जो इसकी ऊर्जा है सूर्य से आने वाली, ये तो सबको पता है ना, सूरज से आने वाली किरणों की ऊर्जा उच्च होती है, बहुत बहुत ही ज़्यादा एनर्जी होती है। ये जो एटमॉस्फेयर है ना, इसकी औकात नहीं है इसको रोकने की। तो एटमॉस्फेयर जो है इनके लिए पारदर्शी हो जाता है, कहता आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एटमॉस्फेयर इनको सीधा आने देता है, ये आके धरती पे टकराती हैं। थोड़ा बहुत भाग है,
जो परावर्तित होता है, एब्जॉर्ब होता है, नहीं तो ये जो भाग है ये सीधा आके कहाँ पर गिरता है दोस्तों, धरती की सतह पे, सरफेस पे। आप मेरी बात समझे? मैंने क्या बोला, ये जो किरणें आ रही हैं, सूर्य की जो विकिरणें आ रही हैं, इनके लिए एटमॉस्फेयर कैसे काम करता है, पारदर्शी। आप बात समझे? पारदर्शी मतलब रोकने की हिम्मत नहीं है भाई। रोकने का मतलब क्या है कि ना तो अवशोषित होती है ना ही परावर्तित, वो सीधा आने देता है उनको, एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता। आ गई यहाँ पर, जैसे ही धरती की सतह पर पड़ती है भाई, हमारी धरती माता इनको क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब, है ना भाई। हमारी धरती का तो भाई जारी का नेचर ऐसा है, माँ को तुम कितने ही दुख दो, माँ क्या करती है, चुप रहती है, एब्जॉर्ब कर लेती है ना। तो जैसे ही आया ये जो है इनको क्या करेगी, अर्थ सरफेस इनको एब्जॉर्ब करेगी। अब कहोगे सर एब्जॉर्ब क्या होता है? सर एब्जॉर्ब का मतलब होता है अवशोषित करना। तो इसने क्या कर लिया, इसको अवशोषित कर लिया, है ना। अवशोषित करने के बाद इसका तापमान क्या होगा दोस्तों, इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तापमान बढ़ जाएगा। अरे भाई एब्जॉर्प्शन होता है जब सूर्य से किरणों को सोख लिया जाता है धरती के द्वारा, तो पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। और एक नियम है कि जब भी तापमान बढ़ेगा, अगर आपका तापमान 1 डिग्री 0 डिग्री से ऊपर होता है तो आप में से भी रेडिएशन निकलती है। ठीक है, ये नियम है। किसी भी वस्तु का तापमान अगर 0 डिग्री से ज़्यादा होता है तो उसमें से ऊर्जा निकलती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी। अब धरती का तापमान बढ़ गया क्योंकि इसने इसको क्या किया, एब्जॉर्ब किया, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। अब इसकी वजह से पृथ्वी जो है इसका भी, यहां से भी क्या होंगी, रेडिएशन निकलेंगी। अब जो पृथ्वी से रेडिएशन निकलेंगी, ठीक है, आप समझना मेरी बात को, ध्यान से समझना। मैंने क्या बोला, अब जो है धरती ने इनको एब्जॉर्ब किया, अब पृथ्वी गर्म हो गई। अब पृथ्वी गर्म हो गई तो क्या होगा भाई, सूर्य के पास भी तापमान है तभी तो रेडिएशन आ रही है, ईएम वेव। ऐसे ही अब धरती भी गर्म होगी तो धरती भी मानने की नहीं कहेगी मैं भी अब रेडिएशन एमिट करूंगी। तो धरती भी क्या करती है दोस्तों, रेडिएशन एमिट करती है ऐसे। ठीक है, रेडिएशन एमिट कर रही है। अब ये जो रेडिएशन धरती एमिट करती है, इनका नाम हम क्या रखेंगे, देखो वो थी सूर्य की विकिरणें, इनको हम क्या कहेंगे दोस्तों, इनको हम कहेंगे धरातलीय विकिरणें। आप बात समझे, इनको क्या बोलेंगे, धरातलीय विकिरणें। अब इन धरातलीय विकिरणों को मैं धरती से इससे सूर्य से कंपेयर करना चाहूंगा। आप बताइए सूर्य के मुकाबले जो इनका तरंग धैर्य होता है वो कम होता है या ज़्यादा होता है, बताओ। इनका तरंग धैर्य क्या होता है, कम या अधिक? सूर्य का तरंग धैर्य निम्न है, इनका तरंग धैर्य अधिक होता है। इसीलिए हम इन तरंगों को क्या कहते हैं पता है आपको, इनको हम कहते हैं लॉन्ग वेव, और इनको हम क्या कहते हैं दोस्तों, शॉर्ट वेव। शॉर्ट वेव ज्यादा खतरनाक होती है। अच्छा सर, तरंग धैर्य अधिक है तो आप मुझे बताओ सर इसकी आवर्ती यानी कि फ्रीक्वेंसी कैसी है? फ्रीक्वेंसी क्या होगी दोस्तों, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। और अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो ऊर्जा भी इन किरणों की क्या होगी दोस्तों, कम होगी। आप कहोगे सर ये कैसे, देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है, लैम्डा मतलब आपका ये है तरंग धैर्य, अगर ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो ऊर्जा भी क्या होगी, कम होगी। प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। कहने का मतलब है इसमें उतनी एनर्जी नहीं है जितना सूर्य से आने वाली किरणों में ऊर्जा है, इसमें उतनी ऊर्जा नहीं है। तो ये क्या करेगी, ये सूर्य से आने वाली ये जो धरती से किरणें आई है ना, ये अब एटमॉस्फेयर क्या करेगा, ये दादा बन जाएगा और ये भी क्या करने लगेगा, एब्जॉर्ब। ये भी क्या करेगा दोस्तों, एब्जॉर्ब। इसने भी क्या करना स्टार्ट कर दिया, एब्जॉर्ब। गुंडा बन गया ये भी कह रहा है मैं भी अवशोषित करूंगा। अच्छा अब ये अवशोषित करेगा तो क्या होगा, सोचो। जब भी किरणों का अवशोषण होता है, अवशोषित होती है, तो याद रखना वो किरणें तापमान में बदल जाती हैं। तो अब ये एटमॉस्फेयर भी गर्म होगा, और जब बच्चों एटमॉस्फेयर गर्म होगा तो मैंने फिर नियम बताया था आपको, जब भी कोई चीज गर्म होती है तब वो क्या करती है, रेडिएशन एमिट करती है। अब ये गर्म होगा तो फिर ये अपनी रेडिएशन एमिट करेगा धरती की तरफ। ठीक है, ये अपनी रेडिएशन एमिट करेगा। कुछ रेडिएशन जो होंगी वो तो आपकी क्या होंगी, बाहर निकल जाएंगी। जैसे कुछ रेडिएशन अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, जैसे जो धरती से आ रही थी, कुछ रेडिएशन जो है ये वाली, ये बाहर निकल जाएंगी। ठीक है,
लेकिन ज़्यादातर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके री रेडिएट करेगा। तो होगा क्या, सोचो, एक बैलेंस है, एक ना बैलेंस बनता है। बैलेंस क्या है कि सूर्य से किरणें आती हैं, धरती एब्जॉर्ब करती है, उसके बाद में धरती री रेडिएट करती है, एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब करता है और दोबारा से पृथ्वी की ओर छोड़ता है। अगर सोचो ये सारी की सारी किरणें धरती से बाहर चली जाएं तो अगर दिन में तापमान है 40 तो रात में तापमान है कितना, -40। सारी चली गई तो -40 हो गया। लेकिन जो ये एटमॉस्फेयर है दोस्तों ना, ये क्या करता है, कंबल की तरह काम करता है, कुछ को बाहर जाने देता है, बाकी को एब्जॉर्ब करके धरती की तरफ दोबारा रेडिएट करता है, ताकि रात में भी तापमान बना रहे। इसीलिए हम इसको कंबल कह रहे हैं। और दिन में ऑब्वियस सी बात है, ये जो सारी किरणें हैं सारी नहीं पहुंचती धरती तक, केवल और केवल 47% रेडिएशन पहुंचती है, बाकी 53% वापस चली जाती है इस एटमॉस्फेयर की मेहरबानी की वजह से। तो ये क्या कर रहा है दोस्तों, एटमॉस्फेयर आने वाली किरणों को भी कम कर रहा है और जाने वाली किरणों को भी रोक के धरती तक छोड़ रहा है। आप मेरी बात समझे या नहीं समझे? अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होता तो क्या होता दोस्तों, दिन के अंदर में सारी किरणें आती और रात के अंदर में सारी किरणें बाहर चली जाती। तो दिन में तापमान होता मान लो +50, रात में होता -50। जीवन होता नहीं हो पाता। -50 में क्या रह हो पाता ना, कोई दिन में तुम्हारे बुखार चढ़ जाता, रात में सर्द गर्म से मर जाते हैं, है ना। तो जीवन संभव नहीं था अगर ऐसा होता तो, क्योंकि कहीं पर भी इतना नहीं होता कि दिन में +50 टेम्परेचर, रात में -50। धरती पे कहीं पे भी ऐसा नहीं है। तो फिर क्या होता, डायन्यूरल रेंज इतनी तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पाते, दैनिक तापांतर इतना होता हम सर्वाइव ही नहीं कर पाते। तो ये जो एटमॉस्फेयर है ना, ये कंबल की तरह काम करता है। फिर मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, बहुत सोच समझ के, बहुत दिमाग लगा के मैंने एटमॉस्फेयर बनाया था, इसकी संरचना की थी। आप सोच रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड तो खराब चीज है, आप सोच रहे हो कार्बन मोनो, अरे खराब नहीं थी ये। जब मैंने बनाई थी तो मैंने इसलिए बनाई थी ताकि ये कंबल का काम करती रहे, ये धरातल से आने वाली धरातली विकिरणों को एब्जॉर्ब करके दोबारा धरातल की ओर में छोड़ती रहें। और इससे क्या हो, इससे आपकी पृथ्वी के ऊपर में एक समतुल्य तापमान बना रहा है जिसमें आप अच्छे से रहो। लेकिन आपने क्या किया, आपने कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा दी। आप कहोगे सर हमने कैसे बढ़ा दी? बढ़ा दी आपने फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आप कोयले से बिजली बना रहे हो, आप कोयले और पेट्रोल उससे कच्चे तेल से आप गाड़ियां चला रहे हो, उनके अंदर में कार्बन स्टोर है। वो कार्बन को आप क्या कर रहे हो, वो कार्बन स्टोर्ड कार्बन की एनर्जी को आप इस्तेमाल कर रहे हो और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहे हो। तो सारा का सारा बैलेंस बिगड़ रहा है। ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है और इसकी मात्रा बढ़ने से क्या हो रहा है, कंबल मोटा हो रहा है। अब कंबल मोटा होगा तो गर्मी तो लगेगी ना। फिर कंबल मोटा हो रहा है, ये बाकी किरणों को बाहर जाने से रोक रहा है। कुछ तो जा रही थी ना बाहर, ये इनको भी रोकता, कहता तू भी रुक जा, तू भी जा नीचे वापस। तो ये क्या हो रहा है दोस्तों, पूरा का पूरा जो एनर्जी बैलेंस है उसको क्या कर रहा है, बिगाड़ रहा है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक है। पहले क्या थी, कुछ किरणें बाहर चली जा रही थी, लेकिन अब जब से हमने ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ाई है तो पृथ्वी की तरफ में ये जो गैसेस हैं ये ज्यादा आ रही हैं, एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब करके ज्यादा भेज रहा है और इसी का प्रभाव हमें देखने को यहां पर मिल रहा है, जिसकी वजह से हम तापमान में वृद्धि महसूस कर रहे हैं। और इसी वृद्धि की वजह से क्या हो रहा है दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग। अब सोचो, पहले तो कुछ बाहर चला जाता था तो थोड़ा बहुत रहता था, अब ये ज्यादा गोट के अंदर ही अंदर छोड़ने लग गया है, तो इसलिए तापमान ज़्यादा होने लग गया है। और तापमान अगर बढ़ता रहेगा उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग। उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग। बच्चों समझ में आया? कमेंट बॉक्स में तो एक बार फटाफट से लिख दो, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। जल्दी से लिखो कमेंट बॉक्स में, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। जिसको ज़्यादा समझ में आ गया वो ये लिख देगा, ऊ ला ला ला, ऊ ला ला ला। जिसको समझ में नहीं आया वो सिंपली कहो सर समझ में नहीं आया, फिर मैं उसी के हिसाब से देखता हूँ।